मेरी बुआ शादी के रात घर से भाग गई थी। पापा ने उसका दहेज ऊपर वाले कमरे में फेंक दिया और उसे ताला लगाकर बोले, अगर किसी ने उस कमरे को खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। तभी सब घर वाले डर गए और कई सालों तक कोई उसके पास नहीं गया। एक रात पापा को दूध का गिलास उस कमरे में ले जाते हुए देखा तो छुप के पीछे से गई और जो कि कमरे के अंदर झांका तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा नाम काजल है, मैं लखनऊ में रहती हूँ। मेरी जिंदगी बड़ी अजीब तरीके से बीती थी क्योंकि मुझे किसी की हुई गलती का सजा भुगतना पड़ा था। मेरे पापा और उनकी एक छोटी बहन जो उनसे बहुत छोटी थी। मेरी और मेरी बुआ की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था। पापा ने बुआ को अपनी बेटी जैसा पाला था। बुआ बहुत सुलझी हुई और खूबसूरत थी और पापा की आंखों का तारा थी। मुझे भी अपनी बुआ मोना से बड़ा प्यार था, इसलिए उसके जैसा बनना चाहती थी। अगर वो रोटी बनाती थी तो मैं भी जिद करती मुझे भी रोटी बनानी है। वो खाना बनाती तो और पापा उसके खाने की तारीफ कर देते तो मुझे भी हर हाल में खाना पकाना होता। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पापा अक्सर मोना बुआ से कहा करते थे कि तुम्हें बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना है क्योंकि तुम्हारी छोटी भतीजी तुम्हारी नकल करती है। मतलब मोना बुआ तो कोई गलती कर ही नहीं सकती, लेकिन समय ने बता दिया ये सब हमारा भ्रम था। बुआ भी तो इंसान थी और इंसान के व्यवहार में गलत और सही दोनों शामिल होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरी बुआ बहुत ज्यादा सुंदर थी। जैसे ही उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली तो उसके हर तरफ से रिश्ते आने लगे। ऐसा लगता था कि रिश्तेदारों में होड़ लगी हुई है कि इसको हम ही अपने घर की बहू बनाएंगे, और आए दिन जबरन वो हमारे घर के चक्कर काटने लगे थे। पापा ने सोचा कि अगर एक घर में मैंने अपनी बहन दे दी तो दूसरे घर वाले बिना वजह मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए पापा ने फैसला किया कि जहाँ कोई रिश्तेदारी ना हो दूर दूर तक वहाँ पर मेरी बुआ की शादी करेंगे। तब शायद मेरे पापा को इस बात का अंदाजा नहीं था वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि बुआ की जीवन का इतना बड़ा फैसला करने से पहले उन्हें अपने पास बिठाकर उनसे मन की बात तो मालूम करने की कोशिश करते। उनके सर पर हाथ रखकर एक बार तो पूछ लेते कि बहन तुमने भी तो कुछ अपने भविष्य के बारे में सोचा होगा, मुझे बताओ अगर दिल में कुछ है। मुझसे शर्म आती है तो अपनी भांजी को अपने मन की बात बता दो। मगर पापा ने इस बारे में घर के किसी भी सदस्य की मर्जी जानने की एक बार भी कोशिश नहीं की थी। उन्होंने बाहर से ही किसी से बातचीत करके बुआ का रिश्ता तय कर लिया था और मर्दों के बीच में शादी का रिश्ता पक्का हुआ था। एक दिन पापा ने मम्मी से आकर कहा कि मैंने मोना का रिश्ता पक्का कर दिया है। वो बहुत अच्छे लोग हैं, खाते पीते हैं, अमीर घर के हैं, हमारी बच्ची को खुश रखेंगे। मम्मी बिल्कुल चुप रह गई थी। सिर्फ मम्मी पर नहीं हम पर भी बहुत तेज बिजली सी गिर पड़ी थी कि यह क्यों हुआ और कैसे हुआ। खैर मम्मी कहने लगी, विकास ये कैसे हो सकता है। बुआ बिल्कुल सोच में पड़ गई थी। अगले रोज मम्मी हमारे कमरे में आई थी। मम्मी कहने लगी, मोना अच्छे से तैयार हो जाना, आज लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे। बुआ बोलने से अपने आप को रोक नहीं पाई। बुआ बोली, भाभी मुझे भैया से इस तरह के फैसले की हरगिज उम्मीद नहीं थी। तब मम्मी चौंक गई। उन्होंने मोना बुआ का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मेरी बच्ची बताओ अगर तुम्हें कोई और पसंद है या किसी ने तुमसे शादी का वादा कर रखा है, मैं तुम्हें उस बात की भरोसा दिलाती हूँ अगर तुम्हारी पसंद अच्छी हुई तो मैं तुम्हारी शादी उसी जगह करवा दूंगी जहाँ तुम कहोगी। बुआ ने ना में सर हिला दिया और बोली, नहीं मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, मगर फिर भी मेरे मन में बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लगता है कि यह शादी मेरे लिए खुशियाँ लेकर नहीं आएगी बल्कि मेरी जिंदगी की बर्बादी बन जाएगी। मम्मी तो बुआ की बात सुनकर तड़प उठी थी। मम्मी बोली, ऐसी बातें करने से पहले ये भी नहीं सोचा कि माँ जैसी भाभी के दिल पर क्या गुजरेगी। वे लोग बुआ को देखने के लिए आ गए थे। उनमें एक बूढ़ी औरत थी और एक जवान लड़की थी। उन्होंने बताया कि लड़के की माँ तो कोमा में है, इसलिए दादी और बहन आई है। मम्मी बुआ मोना को अपने साथ ले गई थी तो लड़के की दादी ने बुआ को बहुत प्यार किया था। वो लड़की भी अच्छी लगती थी।
उसने तो अभी से बुआ को भाभी कहना शुरू कर दिया था। फिर जाते हुए लड़के की दादी ने बुआ मोना के हाथ में पैसे रख गई थी। माँ बोली, सच कहूँ तो मोना, मेरे दिल को बड़ी तसल्ली सी मिल गई है। तुम बताओ मोना, तुम्हारी क्या राय है? बुआ तो जैसे मारे शर्म के लाल हुई जा रही थी। उनके गाल तो बिल्कुल लाल लाल हो गए थे। बुआ बोली कि भाभी, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। फिर तो जैसे हमारे घर में खुशियों का माहौल हो गया था। कोई नहीं जानता था कि खुशियाँ बहुत जल्द मातम में बदलने वाला था। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था, कुछ भी गड़बड़ तो नहीं थी। बुआ भी खुशी खुशी हर चीज में हिस्सा ले रही थी। वो अपने हर चीज बैग में रख रही थी। अपने जूते भी तो उन्होंने खुद ही पसंद किए थे। सिर्फ इतना नहीं बल्कि बारात के लिए अपनी मर्जी का पार्लर भी खुद ही किया था। सब कुछ अच्छा भला था। किसी के दिमाग में ये भी भनक नहीं था कि बुआ अपने मन में क्या ठान कर बैठी है। घर वाले सब बहुत खुश है। मैंने तो हफ्ता पहले ही ढोलकी का इंतजाम कर लिया था। मम्मी ने मुझे मना भी किया कि लड़कियों की शादी पर इतने दिन पहले ढोलकी नहीं बजाई जाती, मगर मैं कहाँ मानने वाली थी। ढोलकी की हम लोगों ने बहुत बजाई और बुआ बहुत एंजॉय करती थी। बल्कि अपने फरमाइश पर अपनी मर्जी के गाने भी गवाया करती थी। मुझे तो यूं ही लगता था कि अगर शर्मो हया अरे नहीं आ जाती तो खुद भी हमारे साथ बैठकर गाने लगती। खैर वक्त गुजर गया और बुआ की बारात का दिन आ गया। बुआ बहुत महंगे पार्लर से तैयार होकर गई थी। उन्होंने अपना पसंदीदा लहंगा पहना हुआ था। थोड़ी देर बाद बारात भी आ गई थी। मैंने दूल्हा को देखा तो मेरा मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। दूल्हा तो बहुत ही सुंदर था, तो सोचा कि जाकर बुआ को बताती हूँ कि आपकी किस्मत में तो राजकुमार लिखा गया है। मैं भागकर अपने कमरे में गई तो वहाँ बुआ नहीं थी। मैं हैरान थी कि अभी तो मैं बुआ को यहीं छोड़ कर गई थी, अब वो कहाँ चली गई। मैंने उन्हें खोजने मम्मी के कमरे में गई तो वहाँ भी कोई नहीं था। मेरी चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मैं जल्दी से बाहर आई और मम्मी को ढूंढने लगी। मम्मी मेहमानों की खातिर में लगी हुई थी। मैं मम्मी का हाथ पकड़कर कोने में ले गई और कहा, मम्मी मोना बुआ कहाँ है? मम्मी बोली अपने कमरे में होगी। मैंने कहा वह कमरे में भी नहीं है। मम्मी ने मेरा हाथ झटक दिया और बोली यहीं कहीं होगी, पीछे हटो, मुझे सब मेहमानों से मिलने दो। वे उस अंदाज से बात कर रही थी जैसे उन्हें किसी चीज की गलत होने का अंदेशा ही ना हो। तब मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर झकझोर दिया था। मैं बोली मम्मी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी भी चौंक गई थी। मम्मी बोली तुम्हारी घबराहट तो मैं दूर करूं। मम्मी मेरे साथ आ गई। हम बुआ को एक कमरे से दूसरे कमरे में और दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में ढूंढते रहे थे, मगर वह ना मिली। मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया था। तब जयमाला का टाइम हुआ और जयमाला के लिए शोर होने लगा तो पापा कमरे में आए और उनकी आंखें भी सुर्ख हो रही थी। शायद उनके अपनी बहन की विदाई का डेक हो रहा था। इतने में उनकी चहेती बहन उनकी इज्जत को तार तार कर गई। पापा कहने लगे जल्दी से मोना को ले चलो, वहाँ जयमाला का टाइम हो रहा है। मम्मी रोते हुए बोली विकास मोना नहीं मिल रही है। पापा बड़ी हैरत से मम्मी की तरफ देखने लगे और बोले क्या मतलब कि मोना नहीं मिल रही है? यही कहीं होगी। मम्मी रोते हुए बोली मैंने घर का कोना कोना छान मारा है। पापा तो दिल पर हाथ रख कर दहाड़े मार मार कर रोने लगे। कमला अब मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। अब कोई मुझे इस बेइज्जती से बचा नहीं सकता। तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? लोगों का सामना कैसे करूं? कैसे जाकर बारातियों से कहूं कि बारात वापस ले जाओ, क्योंकि मेरी बहन ने मेरी इज्जत नीलाम कर दी है। मम्मी भी रोए जा रही थी। फिर बोली कपिल आप बिस्तर पर जाकर लेट जाएं। मैं कोई बहाना बनाती हूँ कि मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है, ऐसे में अपनी बहन को विदा नहीं कर सकते हैं। पापा बोले कि कमला तुम्हें इतना हौसला है। मम्मी ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी आपकी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मम्मी ने सबके सामने जाकर कह दिया था कि मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है, ऐसे में हम अपनी बहन को विदा नहीं कर सकते। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी कि आज आप लोग बारात वापस ले जाए और फिर किसी दिन अपनी अमानत को फेरे डलवा कर सादगी से घर ले जाना।
हर तरफ बातें होने लगी थी कि मम्मी ने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और हमारे पास उनका जवाब नहीं था, इसलिए हम सब एक ही कमरे में दुबके बैठे हुए थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मोना बुआ के हाथों ऐसे बुराइयां सहनी पड़ेगी। मम्मी बोली, विकास, इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बच्चा तुम्हारी मदद करेगा। पापा बोले, तुम तो बात ही मत करो कमला, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती तो घर की लड़कियों पर लगाम डाल कर रखती। मम्मी बेचारी बहुत शर्मिंदा हुई जा रही थी। पापा ने सारा सामान छत वाले कमरे में फेंक दिया और उसको ताला लगा दिया और बोले, आज के बाद अगर कोई इधर जाएगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। उसके बाद हमारे घर में एक अजीब सी सूरत हाल थी। हर बार एक दूसरे से नजरें चुराने पर मजबूर थे। पापा भी हम सब से छुप छुप कर रोते थे। जब वह नीचे आते तो बहुत थके थके से लगते, आंखें सुर्ख होती थी। मम्मी कहती थी कि तुम्हारे पापा हम सब से छुपकर छत पर जाकर रोते हैं। हमें तो ये लगता है कि बुआ की शादी का किस्सा खत्म हो गया, मगर 1 महीने के बाद हमें लड़के वालों की तरफ से फोन आ गया था। अर्जुन की दादी कहने लगी, इतना महीना हमने आपसे बातचीत नहीं की क्योंकि हम आपसे नाराज थे। बारात को आप लोगों ने वापस कर दिया, मगर अब ठंडे दिमाग से सोचा तो आपकी भी कोई मजबूरी होगी। ये भी हो सकता है कि आपकी बहन ने रिश्ते से इनकार कर दिया हो और आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए विकास बेटे की बीमारी का बहाना बना लिया होगा। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें उस पर भी कोई इतराज नहीं है। अगर आप अच्छा समझे तो आप विकास बेटे से राय मशवरा करके हमें अपनी बेटी का रिश्ता दे दे, क्योंकि हमने बहुत घरों में रिश्ता ढूंढा पर आपके बच्चों जैसे वह बात न थी और हमें हर जगह मिलावट ही मिली है। आपका घराना हमें अच्छा लगा है, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह हमारे रिश्तेदारी आपसे हो जाए। मम्मी कहने लगी, ठीक है, मैं विकास से राय मशवरा करके बताऊंगी। मम्मी ने अपना फोन बंद कर दिया और मुझसे बोली, काजल, तुम कहो तो ये रिश्ता मंजूर है। मैंने अपने कंधे उचक दिए और कहा कि बुआ के जाने के बाद पापा ने जिस तरह से मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे नफरत की निगाह से देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि दिन से रात ना हो और मैं यहाँ से चली जाऊँ और दोबारा यहाँ पर वापस लौट कर ना आऊँ। मम्मी मेरे गले में अपना हाथ डालकर रोने लगी, बोली, बेटी, हमारे नसीब है ऐसे ही किसी की सजा हमें मिलती है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी तकदीर बदल जाए, मगर मैं क्या करूँ, मैं तो खुद मजबूर हूँ, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मम्मी इस कदर टूटी हुई थी कि मुझे ही उनकी हिम्मत बनाना पड़ी। मम्मी से बोली, मम्मी आप नाराज मत हो, सब भगवान अच्छा करेगा। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई थी क्योंकि पापा के घर वापस का वक्त हो गया था। आज मेरा दिल अजीब सा धड़क रहा था क्योंकि आज मेरी किस्मत का फैसला हुआ था। जैसे घर का दरवाजा खुला, मैं अपने कमरे की खिड़की में आकर बैठ गई। पापा घर आए। पापा ने पहले इधर उधर देखा और आंगन को खाली पाकर वह दबे कदमों में किचन में चले गए थे। मुझे उनके बर्ताव पर हैरानी हुई। फिर थोड़ी देर के बाद जब किचन से वापस आए तो मुझे उनके हाथ में दूध का गिलास नजर आया था। इधर उधर देख रहे थे जैसे वह ये काम बड़ी समझदारी से कर रहे थे। वो किचन में गए और किचन से एक गिलास दूध लिया और फिर धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और फिर छत पर चले गए और मैं बिल्कुल हक्का बक्का बैठी रह गई थी। यह सब जो अभी मेरी नजरों से देखा था, ये सब क्या था? ये बिल्कुल आम सी बात थी, मगर पापा के खुफिया अंदाज ने उसे खास बना दिया था। मुझे फिर उस बात की भी फिक्र हुई कि मम्मी पापा के आने के बाद कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली थी, क्योंकि अब वह जब काम से वापस आया करते थे तो मम्मी सब कुछ छाड़कर पापा के पास आ जाया करती थी, उनसे खाने का पूछती थी, फिर ताज़ा रोटियां बना कर देती थी। मैं दबे कदमों से मम्मी के कमरे में गई तो पता चला कि वह तो सो रही है। खैर पापा आधा घंटे के बाद छत से उतर आए थे। उनकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं ये सब अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। मम्मी ने पापा को बताया कि आज उन्हीं लड़के वालों का फोन आया था और वह अब हमारी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। वो कहने लगे, अगर आप हमें अपनी बहन का रिश्ता नहीं दे सकते तो हमें अपनी बेटी का रिश्ता दे दे।
पापा ने उसी वक्त खाना उठाकर फेंक दिया और गुस्से से दहाड़े मारकर बोले, उनसे कहना था कि मेरी बेटी के नसीब में अभी इतने खराब नहीं हुए कि तुम जैसे लोगों को रिश्ता दे दे। जहाँ मैं चौकी थी वहाँ मम्मी भी दंग रह गई थी। मम्मी बोली, विकास आपकी इस बात का क्या मतलब है? क्या वे लोग अच्छे नहीं हैं? पापा ने ना में सर हिला दिया और कहने लगे, आज के बाद उनका फोन आए भी तो मत उठाना। तब मम्मी बड़े गुस्से से बोली, आपको तो अपनी अकल पर बड़ा यकीन था, आप तो कहते थे औरतें कम अकल होती हैं, आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? अभी आप जैसे मोना का रिश्ता ऐसे लोगों में दे देते जो बुरे थे। पापा इधर उधर दरवाजों को धकेलते मारते हुए बाहर निकल गए थे। मम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। वह बोली, मानते तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, अब तुम्हें मैं क्या बोलूं? वो जितनी देर घर में होते मैं अपने कमरे से नहीं निकलती। अब मम्मी तो हर वक्त मोना के गम में डूबी रहती थी। भाई स्कूल से ट्यूशन फिर क्रिकेट खेलने चला जाता था। वह रात देर घर लौटता था। ऐसा लगता था जैसे वह भी घर के माहौल से भागना चाहता है। अब अक्सर पापा को मैंने छत पर दूध ले जाते देखा था। समझ नहीं आता था कि वह दूध का गिलास छत पर क्यों ले जाया करते थे। अब मैं हर वक्त इस बात से परेशान रहने लगी थी। इस वजह से मुझे नींद भी नहीं आती थी। मैं सारा दिन मोना बुआ को याद करने लगी थी। बुआ बहुत अच्छी दोस्त भी थी। काश वह इतना गलत कदम ना उठाती। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसपास कुत्तों के भौंकने की आवाज भी आ रही थी। मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की में बैठ गई। तब मुझे कोई अजीब सा महसूस हुआ था, जैसे कोई हमारे आंगन में घूम रहा हूँ। मैंने गौर किया तो वह कोई और नहीं पापा थे। मैं चौंक गई कि पापा के अंदर से ऐसा लगा जैसे वह बहुत मजबूर हो। मुझे आज उन पर बहुत तरस आने लगा था कि वह कमरा जहाँ पर पापा ने बुआ का दहेज सामान रखा हुआ था वह खुला हुआ था और उससे रोशनी आ रही थी। मैं आगे बढ़ती गई। दरवाजा खुला था इसलिए मैं छुपकर अंदर का सारा मंजर देखने लगी थी। अंदर तो बुआ बैठी हुई थी। मैं ये देखकर थर-थर कांपने लगी थी। पापा बुआ को निवाला बना बना कर मुंह में डाल रहे थे। दोनों चुप थे मगर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सब क्या हो रहा था? मेरी समझ से बाहर था। फिर बड़ी देर बाद पापा ने बोला, तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। मोना बुआ बिल्कुल पापा के ऊपर चिल्ला पड़ी, इसलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं कि मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ। क्या आप ये घिनौनी हरकत रिया के साथ कर सकते थे? पापा जल्दी से बोले, मोना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुम ये जानती हो कि मैं ये सब कुछ कभी तुम्हारे साथ नहीं कर सकता था। मोना बुआ रोने लगी थी। वो बोली, मुझे वजह जाननी है, आपने मुझे इस कमरे में बंद क्यों कर रखा है? तो बोले, सुनो आज मेरे पास भी बहुत वक्त है। मैं तुम्हें वैसे भी तुम तो सारा दिन बेहोश हो जाती हो, मगर यह जो रिया है ना, उसकी वजह से मैं कभी भी ज्यादा देर छत पर नहीं रह सकता था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं उसे मुझ पर शक ना हो जाए। रात के उस पहर सब सो रहे हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मोना, हमारे पापा 2 भाई बहन थे, एक पापा और एक उनसे छोटी उनकी बहन। बुआ मुझसे केवल 7 साल बड़ी थी, इसलिए उनकी शादी पहले हुई थी। बुआ की शादी के बाद हमारे घर में बहुत खामोशी छा गई थी, इसलिए तय कर दिया गया कि मेरी शादी जल्दी करेंगे। उन्होंने मेरे लिए कमला को पसंद कर लिया और हमारा रिश्ता तय हो गया। उन्हीं दिनों में हम पर कयामत टूट पड़ी थी, क्योंकि बुआ विधवा होकर घर आ गई थी। बुआ अकेली नहीं बल्कि उनकी गोद में 4-5 महीने की बच्ची थी। उन्हें ना अपनी होश थी और ना ही बच्ची की। मेरी माँ भी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वह भी उस बच्ची को संभाल नहीं सकती थी। कमला ने तुम्हें हाथों हाथ लिया और तुम पर इतना प्यार निछावर किया कि मैं भूल ही गया कि तुम मेरी सगी बहन हो या बुआ की बेटी। तुम जब बोलने लगी तो कमला को तुम भाभी कहती थी और अपनी सगी मम्मी को बुआ कहती थी। हालत कुछ संभले तो तुम्हारी मम्मी का रिश्ता ढूंढने लगे थे। बुआ ने एक लड़के का नाम खुद ही लिया और बोली, मेरी शादी उससे करवा दो। पापा ने मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि तुम उस लड़के की छानबीन करके मुझे बताओगे। पता किया तो वो लड़का तो फ्रॉड निकला था।
मगर जब मुझे ये ख्याल आता कि तुम भी कहीं अपनी मम्मी के नक्शे कदम पर तो नहीं निकलोगी, नहीं तो मेरा जीना हराम हो जाएगा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तुम्हारा रिश्ता ढूंढा और तुम्हारी शादी तय कर डाली। जब लड़के की माँ कोमा में थी, लेकिन दादी और बहन तो मौजूद थी ना, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, यह शादी जल्दी हो जाएगी। पता है फिर क्या हुआ? जिस दिन तुम्हारी बारात में लड़के की मम्मी ठीक होकर बारात में आ गई थी, और तुम जानती हो कि वह कौन थी। लड़के की माँ मेरी बुआ और तुम्हारी असली माँ थी, यानी वह लड़का असल में तुम्हारा भाई था। मैं ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया, इसलिए तुमसे कहा कि छत पर आकर मेरी बात सुनो, और फिर मैंने तुम्हें छत वाले कमरे में बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि सुबह तक कमला को सारी सच्चाई बता दूंगा, और फिर ख्याल आया कि मैंने तुम्हारी माँ की शादी नहीं होने दी थी और वह घर छोड़कर भाग गई थी। अब तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकती थी। मुझे डर था कि कहीं तुम भी अपनी माँ की तरह घर से भाग गई तो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बंद रखा। तुम ये मत समझना कि अपनी बहन को कैद करके मैंने अपनी औलाद से प्यार है। जिस दिन से तुम्हें मैंने कैद कर रखा है, काजल से भी मैंने बात करना छोड़ दिया है, उस पर भी मैं बहुत सख्ती दिखाता हूँ। मोना बुआ जैसे एकदम से होश में आई थी। वह बोली, अगर अब मैं घर से भाग जाती तो भी आपकी इज्जत खाक में मिल जाती, मगर आपने मुझे यहाँ बंद करके भी अपनी इज्जत को खाक में मिला ली है। लोग तो बातें बनाते ही होंगे कि मोना घर से भाग गई है, तभी तो बारात वापस लौट गई। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि मंदिर में आरती की घंटी बजने लगी थी और पापा बोले, मोना बेटा मुझे माफ कर देना, अब मैं जा रहा हूँ। हो सकता है कि किसी की आंख खुल जाए। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, अब मैं और जुल्म अपनी बुआ पर नहीं होने दूंगी। उसकी मम्मी ने जो गलती की है उसकी सजा अपनी बुआ को मिलने नहीं दूंगी। भगवान सबको उसकी गलती का सजा देते हैं, तो आप उसको खुद से सजा क्यों दे रहे हैं? और आपने ये सब क्यों किया बुआ के साथ? पापा ने मेरी बातें सुनकर बिल्कुल बौखला गए थे, इसलिए वह जल्दी से नीचे चले गए। मैं बुआ का हाथ पकड़कर नीचे ले आई थी। पापा उस टाइम बहुत शर्मिंदा हुए थे कि सुबह से निकले, रात होने पर घर वापस आते थे। फिर हम सब भाई बहन ने पापा पर अपनी अदालत लगा ली थी। मम्मी जज थी, पापा रो रो कर सबसे माफिया मांग रहे थे। बुआ ने ही पापा को माफ करने में सबसे पहल की थी। फिर हम सब पर भी जोर दिया था कि पापा को माफ कर दे। सब कुछ ठीक हो गया था। पापा ने बुआ को इजाजत दे दी थी कि वह अपने माँ से मिलने लगी थी, और बहुत जल्द ही उनकी एक बहुत अच्छी जगह शादी होने वाली है। हमें उम्मीद है कि मुश्किल वक्त कट गया है, आगे खुशियाँ ही खुशियाँ है।